ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की हाइट पर जी की वैल्यू आपको बताना है। और यहाँ पर तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन मुझे गिवन है। तो भाई हाइट वाला फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट लगाइए बेटा। हाइट पर जी की वैल्यू जी इंटू याद होना चाहिए आपको 1 - 2h/r, दैट इज द फॉर्मूला जिससे हम हाइट पर जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ 1 - 2h/r की वैल्यू पता कर लीजिए। ये जी की वैल्यू तो हमें 10 पता है, तो 1 - 2h/r, 1 - 2 इंटू एच की वैल्यू देखो कितनी हाइट पर पूछी बेटा। ये पूछी है 1600 किलोमीटर की हाइट पर, है ना। और नीचे क्या दिया है? रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस यहाँ पर गिवन है 6400 किलोमीटर। तो ये कितनी बार कट जाएगा बेटा? इसको 16 इंटू 2 ये 32 और ये हो जाएगा 64, तो ये 1/2 टाइम्स। तो यहाँ पर g इंटू 1 - 1/2 एंड मीन्स g इज इक्वल टू 1 - 1/2 इज 1/2, यानी कि आधी हो जाएगी g की वैल्यू। अगर अर्थ पर okay, in this question, if the mass and the radius of the earth is reduced by 1%, mass and radius both are reduced by 1%, then the value of acceleration due to gravity g will be, g की वैल्यू क्या होगी? यदि मास और रेडियस दोनों को कम कर दिया जाए, तो पहले अगर दोनों को नहीं कम किया जाता तब कितना होता है? तो ये होता है बेटा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, जहां एम उसका मास है, आर उसकी रेडियस है। अब इसने कहा दोनों को 1 % कम कर देते हैं, तो जो नया जी आएगा, न्यू जी, देखो 1% में कैसे कम करता हूं? अभी मान लो उसका मास m है, अभी उसका मास कितना है? m है बच्चे। इसको 1% कम कर दो तो कितना बचेगा? रिमेनिंग मास कितना बचा? क्या मैं ऐसा m बचा होगा, 1% इसमें से कम कर दिया। तो जो g की वैल्यू आई नए वाले, उसको लिखेंगे g 0.99 m अपॉन में सेम आपको रेडियस के साथ करना है। अब देखो रेडियस में नीचे स्क्वायर है, नई रेडियस कितनी होगी? 1% कम कर दी तो 0.99 आर होगी, यही तो बचेगी। और इसका क्या बनेगा बेटा? स्क्वायर। यहां से जरा नया वाला जी निकालते हैं, तो न्यू जी इज इक्वल टू, ये 0.99 से एक 0.99 कट जाएगा तो एक बचेगा, तो 1 अपॉन में मैं लिख देता हूं यहाँ पे 0.99। नाउ हियर जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो पुराना जी है। तो देखो नया जी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.99, हाउ मच? इसको आप 100 बना दे, इसको आप लिख दे 100 अपॉन में 99, ये हो जाएगा पुराना जी। देखो इस पुरानी चीज को, ये तो पुराना जी ही है ना बेटा। सरफेस पर, कहां पर? सरफेस पर, या पहले से चेंज नहीं करने के पहले। तो ये नंबर कितना आया? 1.01 जी। जो नया Okay, the angular velocity of geostationary satellite is, geostationary satellite भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल क्या होगी? तो पहले geostationary satellite समझिए बेटा, ऐसे सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। लेट्स से कि हमारी की तरफ दिखाई देता है ना, जियो स्टेशनरी, यानी कि अर्थ जिस हिसाब से रोटेट कर रही है, तो अर्थ का टाइम पीरियड हमें पता है 24 आवर्स, तो इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। तो ये हमेशा उस पोजीशन से बिल्कुल एग्जैक्ट सामने दिखेगा, जैसे इंडिया का होगा तो इंडिया के सामने दिखेगा। तो इसका हमसे पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये होती है 2 पाई/टी। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना घूमेगा? 2 पाई। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 2 पाई/टी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू डाल दे, तो 2 पाई अपॉन में टी, टी कितना है? 24 आवर्स, 24 आवर्स को डाल दे
2 पाई ने इसको काट दिया पाई बाय 12। तो क्या इसका टाइम पीरियड आएगा, पाई बाय 12 रेडियन पर सेकेंड। पाई बाय 12 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है पाई बाय 12 रेडियन पर सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बॉडी स्टार्ट फ्री फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड आर इन रेशियो ऑफ। देखो डिस्टेंस कवर्ड पूछी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो पूछा इन्होंने। तो अब जल्दबाजी में बेटा इसका आंसर कोई सोच रहा होगा कि 149 लगा दिया जाए सर, ये डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं सर हाफ ऑफ 80 स्क्वायर होगा क्योंकि फ्री फॉल है तो सर टाइम की वैल्यू होगी। बट ये डिस्टेंस कवर्ड है फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड में, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में और तीसरे सेकेंड में पूछी गई, तीसरे सेकेंड तक की नहीं पूछी गई है। अगर तीसरे सेकंड तक की पूछते तो आंसर 149 आता, यानी कि ये इसका आंसर नहीं है। तो हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का क्या फॉर्मूला है, जो कि मेरे पास है a/2 2n-1, दैट इज अ फॉर्मूला जो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का मुझे यूज करना है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड तक नहीं, तीसरे सेकंड में, दूसरे सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में क्या है। तो इस फॉर्मूले को जरा देखें तो यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1, क्योंकि a/2 को मैं g/2 लिखूंगा, ये सबके लिए कांस्टेंट है। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में कितनी चलेगी, n की वैल्यू पुट करिए 1। जब n की वैल्यू में 1 पुट करता हूं तो फर्स्ट सेकंड में उसकी चली गई दूरी कितनी आएगी, यहाँ पर 1, 2 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर आया 1। दूसरे सेकंड में, दूसरे सेकंड में कितना चलेगा, दूसरे सेकंड में कितनी डाउन गिरेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। तो यहाँ पर n की जगह 2 रखिए, n की जगह 2 रखेंगे तो दिस विल बी 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 में से गया तो 3, एंड थर्ड सेकंड में आप लिखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 2 6, 6 में से 1 गया तो 5। थर्ड सेकंड में 1:3:5, 1:3:5, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, सी नहीं है। ओके Okay, the work done against the gravity in taking 10 kg mass at 1 meter height in 1 second। देखो इन्होंने टाइम भी दे दिया, इन्होंने मास भी दे दिया, हमसे पूछा है सिर्फ वर्क डन कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ है। तो अगर मैं इसे ऊपर की तरफ उठाता हूँ, यहाँ पर ले गया, लेट से मैं इससे हाइट इसने कितनी कहा है बेटा, 1 मीटर की हाइट पर ले गया। आपको याद है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कितना होगा भाई, यहाँ पर जितनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पर हम जीरो मानेंगे, यहाँ पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वही वर्क डन किया होगा। तो या तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दें या फिर वर्क लिख दें। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी इसकी, mgh, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पुट द वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 किलोग्राम, g की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर रखे 9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड हाइट इन्होंने कहा है तो हाइट हमने इसे 1 मीटर शिफ्ट किया है। तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 98 जूल। देखो एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर दी हुई थी टाइम, टाइम का कोई यूज नहीं था। आप चाहें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा बेटा, वही फोर्स लगेगा mg और कितनी हाइट पर ले जाना h। और वर्क डन क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी लिखा है, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आएगा और उसके द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन बी, 98 जूल का वर्क डन उसे करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता, चार ऑप्शन दिए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्सेस है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस r, उनका मास है m1 और m2, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है F, विच इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके डिपेंडेंसी दोनों मासेस के ऊपर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सम ऑफ द मासेस, ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि ये इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है, और डिस्टेंस बिटवीन मासेस, इन तीनों पर डिपेंड करता है। सम ऑफ द मासेस पर डिपेंड नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए काफी इजी क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेविटेशन में से फिर से, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट इज 72 न्यूटन ऑन अर्थ, इट्स वेट एट द हाइट ऑफ r/2
फ्रॉम दी अर्थ इज वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ की ऊंचाई से सरफेस से r/2 डिस्टेंस पर उसका वेट कितना होगा, उसकी अर्थ की सरफेस पर जो वेट है बेटा, अर्थ की सरफेस पर जो उसका वेट इन्होंने कहा है 72 न्यूटन है, विच इज इक्वल टू mg। अगर उसका मास है तो उसका वेट है 72 न्यूटन सरफेस पर। ऊपर जाने पर इसका मास क्या कम होगा, पहली बात तो इसका मास कम होने वाला है क्योंकि g की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर मुझे किसी हाइट पर उसका मास चाहिए तो किसी हाइट पर उसका वेट चाहिए, तो मुझे उस हाइट पर जी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। जी में जितना चेंज आएगा, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो आपको अगर देखा जाए 72 न्यूटन से जो नंबर यहाँ पर बड़ा है वो तो करेक्ट हो नहीं सकता, पर यहाँ पे सभी नंबर छोटे हैं तो ऑप्शन सी हो नहीं सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है ना। अब ए और बी में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो जरा चेक करें कि हाइट पर जी में क्या चेंज आता है, फिर मैं इसको यहाँ पर रखूंगा। तो मेरा आंसर आने वाला है, तो मैं जी को पहले हाइट पर निकालू बच्चे। जी ऑन हाइट क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अब लिख सकते हैं जी ऑन सरफेस, सरफेस पर जो जी की वैल्यू है, और इसे लिखेंगे 1+h/में आर। एच क्या है बेटा, एच है सरफेस से उसकी हाइट। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला क्यों लिखना है, हमें तो फॉर्मूला याद है जी इंटू 1 - 2h/r। जरा ध्यान से सुनना, ये तभी वैलिड है जब एच जो है ना बेटा वो बहुत छोटा हो, किस रेडियस से, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। ये हर जगह वैलिड नहीं है, तो दिस इज द राइट फॉर्मूला। नाउ जी निकालें तो यहाँ पे जी ऑन सरफेस इज इक्वल टू 1+h की वैल्यू, तो h उन्होंने कहा है अर्थ की रेडियस से r/2 हाइट पर। नाउ पुट यहाँ पर h की जगह हम r/2 पुट करें, ये r हमारा एज इट इज, यहाँ पर r, और इसका क्या चल रहा है बच्चा, इधर स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से r ने r को कैंसिल कर दिया, 1/2 एंड 1 कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 3/2। 3/2 का स्क्वायर करोगे 9/4, तो g ऑन सरफेस इज इक्वल टू 9/4 का आएगा 4/9। जो g में चेंज आएगा बेटा वो 4/9 टाइम्स, 4/9 टाइम जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आना चाहिए, अभी भी आंसर बाकी है, तो ऑन द हाइट हम पता करें, तो वेट ऑन द हाइट m इंटू जी ऑन द हाइट, तो g ऑन सरफेस इंटू 4/9 है, और ये mg है, तो इसको हमने कहा है 72 न्यूटन इंटू 4/9। तो 9 से इसे काट दे 8 टाइम्स एंड 8 4 जा 32, तो करेक्ट ऑप्शन इज 32 न्यूटन उसका वेट होगा एट h हाइट पर। सो क्वेश्चन में पूछा गया है बॉडी टेक 4 मिनट टू कूल फ्रॉम द टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टू कूल फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 विल टेक हाउ मच टाइम। तो यहाँ पर टाइम पूछा गया है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 50, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। आप इसे टी फाइनल माइनस T2 अपॉन अगर T1 ले, यहाँ पर टाइम डालेंगे T इज इक्वल टू K इंटू, आपको ये फॉर्मूला याद हो, T1 + T2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जरा सभी टेम्परेचर को यहाँ पर डाल देते हैं। तो पहले केस में उन्होंने क्या कहा बेटा, उसको 100 से 50 तक जाना है, और जिसमें उसे 4 मिनट का समय लगता है। K इंटू यहाँ पर वही 100 + 50/2, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यहाँ पर मेंशन करेंगे 15 डिग्री। इसी को डिवाइड कर दे अगर कि हमारे से सेकंड केस में क्या पूछा बेटा, उसे फिर 50 से 30 तक टेम्परेचर डाउन होना है, तो हमसे पूछा गया कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर फिर K इंटू सेम, यहाँ पर भी आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे 50 + 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ पे देखो ये 100 - 50 इट्स 50, तो यहाँ पर 50/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी को ऊपर लिख देते हैं, टी ऊपर, और ये 50 - 20 30 इट इज 20। इधर देखें के से के को कैंसिल कर देना है, यहाँ पर 100, यहाँ पे 150/2 75, 75 में से 15 गया, 75 में से 15 गया, तो यहाँ पर मेरा बचेगा बेटा 60 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर 80, 80/2 40, 40 में से गया तो यहाँ पर आएगा 25। इसे सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, फिर यहाँ से 5 से मैं 60 को काट देता हूँ 12 टाइम्स, और 2 को उधर भेज दे, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 12 × 4,
12 इंटू 8, यहाँ पर 2 है ना बेटा, 2 इंटू 4 8, यहाँ पर 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारा है 25, तो आंसर विल बी 96 अपॉन में 25 मिनट। तो हमने मिनट में लिया है तो टाइम भी हमारे पास मिनट में आएगा, यहाँ पे टाइम को सेकंड में रखने का जरूरत नहीं है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 96/25। हीट फ्लो एज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ, हीट फ्लो क्यों होती है उसका रीजन पूछा है, मास डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर भेजा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हीट तभी फ्लो होती है, यानी कि जब एक बॉडी का टेम्परेचर कुछ मान लेते हैं यहाँ पर हाई से लो टेम्परेचर की तरफ है ना, जैसे कोई चीज अगर गर्म है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो रूम टेम्परेचर का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और ये हमेशा फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ नेचुरली। तो ऑप्शन